नहीं, इसके पहले सेटिंग चेक करते हैं। सर एक एनर्जी वाला क्वेश्चन है, अभी न्यूक्लियर एनर्जी चर्चा करता है। एडवांस यो एडवांस का आया हाँ तो है ना, एडवांस मार्केट आया अभी क्लास स्टार्ट होने वाली 5 मिनट। मेरे पास क्वेश्चन पूरा है भाई। सेशन टाइम पूछा है, टाइम पीरियड मैक्सिमम पीरियड ऑफ इंटीजर्स एन की वैल्यू पूछी जल्दी आ इसमें ये तो आ गया 1/8 बोला इक्वल टू 1/8 सर एग्जैक्टली 1/8 को अगर 2 की पावर 3 के रिस्पेक्ट टू 1 सा आता है इसका क्या सही तो होगा चलिए ओके व्हाट क्वेश्चन चल रहा है सर जी भैया बात करने में डाउन देना यस सर सर इस पे बहुत क्वेश्चन स्मार्ट डिस्कशन का मान लीजिए ना इसका ये और दे जाना आवाज आ रही है मेरी कल कुछ को बुला लो आवाज आ रही है बेटा हो गया टाइम चलो हो गया Recording in progress. गेट लगा दो और उसको बोले ना मार्कर ले ले। बच्चों हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट द रेडियो एक्टिव सीरीज है ना। मैंने कहा था थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। पिछली क्लास में बच्चों हमने चर्चा की थी रेडियो एक्टिव सीरीज अरे जल्दी आ जाओ भाई और कोई है क्या वहां पे एक लगा स्टार्ट करें जल्दी से करो चलो बस 5 मिनट में इसको पूरा रिवाइज करा के आगे बढ़े ठीक है बेटा गेट को लगा देना बच्चों हम लास्ट क्लास में इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे रेडियो एक्टिव सीरीज। मैंने कहा था अगर आपके पास ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है इनिशियली ये अनस्टेबल फॉर्म में है इसका डीके हुआ लेवल पीरियड से और आपके पास एक दूसरा डॉटर न्यूक्लियाई बना और ये डॉटर न्यूक्लियाई अनस्टेबल है ना। तो इसका वापस से क्या होगा फिर डिसइंटीग्रेशन होगा इससे और सब डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा और ये सीरीज तब तक चलती रहेगी जब तक फाइनल आपको जो एंड प्रोडक्ट है वो आपको स्टेबल नहीं मिल जाता। ऐसी सीरीज को क्या कहते हैं बच्चों रेडियो एक्टिव सीरीज कहते हैं। मैंने कहा था नेचर में 4 रेडियो एक्टिव सीरीज एग्जिस्ट करती हैं जिनका मास नंबर यानी कि n दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बिलोंग्स टू i यहां पे इंटीजर है। थोरियम 4n सीरीज नेप्ट्यूनियम 4n+1 यूरेनियम 4n+3 और 4n+2 और एक्टिनियम 4n+3
ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम के ऊपर चर्चा की थी। किसके ऊपर चर्चा की थी? रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। मैंने कहा था कि जब कोई भी सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में डीके होता है तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम में तब होगा जब इसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और इसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कितना होगा? लैम्डा 1 n1। ये इसके लिए रेट ऑफ प्रोडक्शन है। लेकिन जितना बन रहा है इसका साथ साथ क्या हो रहा होगा? डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा होगा। इसका डिसइंटीग्रेशन का क्या होगा? लैम्डा 2। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये किसमें आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम कहते थे। मैंने कहा था रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम के बारे में आपको याद रखिए कि एट द रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ अ एलिमेंट इज मैक्सिमम। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था साइमल्टेनियस डीके ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। मैंने कहा था आपके पास एक एक्स रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है जो बाइप्लेनेटरी डीके हो रहा है और जेड में भी डीके हो रहा है। बाइप्लेनेटरी डीके होने का इसका जो रेट है वो लैम्डा 1 है, जेड में इसका डीके होने का रेट लैम्डा 2 है। तो लैम्डा इफेक्टिव कितना हो जाएगा यहां से आपका? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। अच्छा, लैम्डा इफेक्टिव कहां से निकालोगे आप? लैम्डा इफेक्टिव क्या आएगा? ln 2 डिवाइडेड बाय t। t यहां पे क्या है? हाफ लाइफ। t यहां पे क्या है? हाफ लाइफ। बात समझ में आई? इसका प्रोबेबिलिटी भी दिया जाता है कि अगर इसका प्रोबेबिलिटी p1 है, इसका प्रोबेबिलिटी p2 है, तो लैम्डा 1 क्या होगा? p1 लैम्डा इफेक्टिव। लैम्डा 2 क्या होगा? p2 लैम्डा इफेक्टिव। इसके ऊपर रिसेंटली कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए गए। 2020 में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया था और मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हमने एक और फॉर्मूला डायरेक्ट किया था n2 का। यस सर। देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं जे मेंस 2020 का जो रिसेंटली पूछा गया था आपसे। लिखिए जरा। A radioactive nucleus decay by two different processes. A radioactive nucleus decays by two different processes. A radioactive nucleus decays by two different processes. Half-life of first process is 10 seconds. Half-life of first process is 10 seconds, and that of second is 100 seconds, and that of second is 100 seconds, and that of second is 100 seconds. The effective half-life of the nucleus is सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ये 2020 में पूछा गया था अभी रिसेंटली। I repeat once again. A radioactive nuclei decay in two different processes. The half-life of first process is 10 seconds, and that for second, and the half-life of the second process is 100 seconds. हाँ, इतना सा क्वेश्चन है। फर्स्ट प्रोसेस का हाफ लाइफ 10 सेकंड है, सेकंड प्रोसेस का हाफ लाइफ 100 सेकंड है। इफेक्टिव हाफ लाइफ ऑफ द न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली, एंड ऑप्शन है आपको 9 सेकंड, 55 सेकंड, 6 सेकंड, 12 सेकंड। ऐसा आपको 4 ऑप्शन गिवन है। इस तरह क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं। इधर देखिए कैसे होगा। कितना? 9 सेकंड करेक्ट आंसर आया किसी का? देखो बच्चों क्या कह रहा है, मैंने अभी आपको समझाया था कि आपके पास एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, अगर वो साइमल्टेनियसली डीके हो रहा है इन टू न्यूक्लियाई बाय और जेड। बाय में उसका जो रेट है डिसइंटीग्रेशन
वो लैम्डा 1 है, इसका जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो लैम्डा 2 है। तो यहाँ से जो लैम्डा इफेक्टिव होता है बच्चों वो कितना होता है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा, आया ना? हाँ सर। अब एक बात बताओ, लैम्डा इफेक्टिव क्या होगा? लैम्डा इफेक्टिव आपने कहा ln2 डिवाइडेड बाय t इफेक्टिव होगा, आया ना? यहां से लैम्डा 1 क्या होगा, ln2 डिवाइडेड बाय t1, आया ना? यहां से कितना होगा ये ln2 डिवाइडेड बाय t2, ln ये कैंसिल 1 अपॉन t इफेक्टिव that is equal to 1 upon t1 plus 1 upon t2. So 1 upon t effective equal to t2 plus t1 divided by t1 t2. So from here t effective कितना आ जाएगा, t1 t2 divided by t1 plus t2. Then this is the direct formula that you have to keep in mind. ये आप सीधा भी यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, t1 t2, t1 कितना है बेटा, t1 कितना था 10 और t2 कितना था बच्चे 100, ये कितना था नीचे कितना रहेगा 10 प्लस 100 110, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 100 डिवाइडेड बाय 11, 100 डिवाइडेड बाय 11 9 पॉइंट समथिंग आएगा ये, 9 पॉइंट समथिंग, सो व्हिच इज वेरी क्लोज टू द 9। चलो लैम्डा करते हो आ गया तो ध्यान दिया कि क्या करना। ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं टी इफेक्टिव के लिए, जो डायरेक्टली आप ऐसा रिजल्ट यूज कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। अगला एक क्वेश्चन और लिखेंगे, समझ में आया बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़े क्या? यस सर। आगे बढ़े, यस सर। रफ कर दिया जाए इसको, समझ में आ गया? टी इफेक्टिव का सीधा फॉर्मूला भी आप लोग याद रख सकते हैं फ्रॉम हियर, दैट कितना है t1 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। अगला एक क्वेश्चन लिखिए, a freshly prepared radioactive substance, a freshly prepared radioactive substance have half-life of 2 hours, have half-life of 2 hours, 2 hours, that emits the radiation which is 64 times the safe level, that emits the radiation which is 64 times the safe level, safe level मतलब जितना रिक्वायर्ड होता है उससे 64 टाइम्स ज्यादा एमिट कर रहा है रेडिएशन। the minimum time after which it would be possible to work with this element, the minimum time after which it would be possible to work with this element। safe work लिख सकते हो आप, safe work with this element, वर्क तो आप कभी भी कर सकते हो, safe work मतलब जब आपको कोई खतरा नहीं। बच्चों एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। I repeat once again. A freshly prepared radioactive substance has a half-life of 2 hours. मान लो आपके पास एक कोई radioactive element है X. This is a radioactive element
and the half life of this radioactive element is 2 hour. Half life of this radioactive element is 2 hour. Then इसका जो rate of disintegration है, या फिर ऐसा कहें कि which emits the radiation 64 times the permissible safe level. Find the minimum time after which it would be possible to safe work with this element. समझा? हो गया क्या? यस सर। इस तरह क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं जब हाफ लाइफ को थोड़ा सा चेंज कर देता है, इस सेफ लिमिट को भी 32 कर देगा, 64 कर देता है, 128 कर देता है। इस तरह क्वेश्चंस भी आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो बच्चों इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपने नेचर से, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये भी जे मींस 98 का क्वेश्चन है। तो इसमें बच्चों आपने धरती से एक्सट्रैक्शन किया, छोड़ दो ना उसको, क्या करना है? तो आपको एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिला। उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, जो आप उससे एनर्जी रेडिएट हो रहा है, उस सेफ लेवल से कहीं ज्यादा है। मान लो आपने कुछ भी मान लिया कि लेट्स से A0 इज द सेफ लेवल, A0 इज द सेफ लेवल, और अभी उसका जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो 64 टाइम्स ज्यादा है इससे। किससे? इनिशियल से। इसको आपने सेफ लेवल माना हुआ है। अगर इतना जब आ जाएगा तो आप इसके साथ इजीली काम कर सकते हैं, सेफली काम कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी इसका जो रेडियोएक्टिव रेडिएशन का जो इंटेंसिटी है इट इज मच हायर देन दैट ऑफ परमिसिबल सेफ लेवल। इट इज 64 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ। तो ये अभी इसका प्रेजेंट एक्टिविटी है। आपको एक चीज तो पता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, n = n naught 2 की पावर -t/t। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, a = a0 2 की पावर -t/t। आपको ये भी पता है m = m0 2 की पावर -t/t। मतलब एक चीज तो एक बात क्लियर है कि एक हाफ लाइफ के बाद इसकी जो एक्टिविटी है वो भी तो हाफ हो जाएगी। अभी इसका 64 है, एक हाफ लाइफ के बाद इसका एक्टिविटी कितना हो जाएगा? 32। फिर एक और हाफ लाइफ के बाद इसका एक्टिविटी कितना हो जाएगा? 16। एक और हाफ लाइफ के बाद इसका एक्टिविटी कितना हो जाएगा? 8। एक और हाफ लाइफ के बाद इसका एक्टिविटी कितना हो जाएगा? एक और हाफ लाइफ के बाद इसका एक्टिविटी कितना हो जाएगा? आप चाहो तो सीधा फॉर्मूले से भी कर सकते हो। 4 से कितना आ गया? 2। एक और हाफ लाइफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा? A0 पे आप काम कर सकते हो, या आपने सेफ लेवल माना होगा। तो कितने हाफ लाइफ उसके कंप्लीट हुए? नंबर ऑफ साइकिल कितनी हुई हाफ लाइफ? 1 2 3 4 5 6 6 हाफ लाइफ है। कितने हाफ लाइफ? 6 हाफ लाइफ। जो टोटल टाइम होगा वो 6 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ होगा। हाफ लाइफ कितना दिया है क्वेश्चन में? कितना आ जाएगा? 12 घंटे बाद इसका धीरे धीरे डीके होगा, डीके से इसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी कम होगा, और 12 घंटे के बाद में जो डिसइंटीग्रेशन का रेट होगा वो सेफ लेवल का होगा। आप काम कर सकते हो। बात आई समझ में? आया ना? हाँ सर t इक्वल टू क्या लिखा है? क्या लिखा है? 64। पहला हाफ लाइफ के बाद एक हाफ लाइफ कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी एक्टिविटी भी हाफ हो जाएगी 32। फिर एक और हाफ लाइफ में इसका एक्टिविटी और हाफ हो जाएगा 68। एक और हाफ लाइफ 4 2 1। सर t इक्वल टू t इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। कितना हाफ लाइफ लगा? किस टाइम के बाद वो सेफ मान कर सकते हो? इट इज द मिनिमम सेफ टाइम आफ्टर व्हिच यू कैन वर्क विद दिस एलिमेंट। तो वो 6 into t हाफ, 6 टाइम्स ऑफ t हाफ। t हाफ क्वेश्चन में कितना दिया है? 2 आवर्स।
क्लियर है बेटा? यस सर। आराम से लिख लीजिए। रफ करें, लिख लिया बच्चों सबने? अभी नहीं सर। लिख लो थोड़ा जल्दी। सर इसमें माइनस साइन कैसे हटेगा? माइनस साइन कहाँ है? चल फॉर्मूला माइनस टी इक्वल्स टू 12 आवर्स। 12 कहाँ है? ये जो फॉर्मूले पहले देख चुके हैं। अरे यार, n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी आ गया, नहीं था? आया ना? ये तो था, यही Yes. तो हमने इसको रिप्लेस किया है। तो आपका जो t हाफ होता है, वो t हाफ क्या होता है? ln 2 बाय लैम्डा। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पे आपने इसका वैल्यू पुट कर दिया n नॉट बाय n इक्वल टू e की पावर लैम्डा का वैल्यू आपने रख दिया। लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा? ln 2 बाय t। वापस से आप सारा कैलकुलेट करोगे तो ये आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा जो आप पहले कर चुके हैं। तब उस मेथड से आंसर पूछा, उसमें माइनस बचा। माइनस नहीं है, टाइम को माइनस में होती है। और एक क्वेश्चन लिखिए छोटा सा, इसी तरह का एक क्वेश्चन और लिखिए। ये भी रिसेंटली पूछा गया है। इन अ रेडियो एक्टिव मटेरियल फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मटेरियल, आई रिपीट वंस अगेन, in a radioactive material fraction of active material remaining after time t is 9/60। 9/60 इतना पार्ट रह जाता है, t टाइम के बाद इतना पार्ट बच गया। the fraction that was remaining, the fraction that was remaining after t equal to t half is option no। ये भी जे मींस का पीरियड है, रिसेंटली पूछा गया था। I repeat once again this complete question. In a radioactive material, the fraction of active material remaining after time t is 9/60. Find the fraction of that was left over after that was remaining after the time t equal to t half। 1 मिनट का टाइम है, आंसर निकालो कितना है? हाँ 7 बाय ना करेक्ट। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन अपना तो निकालो, तुम्हारा आंसर है मुझे बताओ। तो स्टार्ट का सब क्वेश्चन है नन वर्सेस टी के बाद। देखो बच्चों कैसे होगा, एक फॉर्मूला आपको पता है बहुत अच्छे से, जिसको कहते हैं रेडियोएक्टिव डी की इक्वेशन, n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। हाँ या ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से देखो n बाई n नॉट कितना आ जाएगा बच्चों? n बाई n नॉट कितना आ जाएगा? सीधा e की पावर माइनस लैम्डा टी। n बाई n नॉट, n क्या है यहाँ पे? n क्या है? नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल नंबर।
विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल वन। तो क्या यही आपको रेफर नहीं कर रहा फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग मटेरियल दैट इज लेफ्ट ओवर, दैट इज रिमेनिंग आफ्टर द टाइम t n upon n naught, और इसका वैल्यू सीधा क्वेश्चन में कितना दिया है 9/16 इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा t। इसी टाइम t पे इसका कितना पार्ट रहेगा n/n naught का वैल्यू सीधा कितना दे दिया बेटा 9/16। आपसे पूछ रहा है कि ये n/n naught का वैल्यू n/n naught का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n/n naught when the t equal to t half, t equal to t half, हाफ लाइफ पे उसका टाइम कितना होगा, बात है समझ? ये कैलकुलेट करना है कितना होगा। वापस से देखिए, आपको पता है n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, तो t इक्वल टू t हाफ पे कितना हो जाएगा n इक्वल टू n नॉट माइनस लैम्डा t बाई 2। n अपॉन n नॉट कहाँ चला गया, नीचे चला गया, n अपॉन n नॉट यही आपको कैलकुलेट करना है। n अपॉन n नॉट ये कितना हो गया e की पावर माइनस लैम्डा t बाई 2, और e की पावर लैम्डा t का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है बच्चों, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो e की पावर माइनस लैम्डा t की होल पावर 1/2। e की पावर लैम्डा t का वैल्यू दिया है 9/16, तो 9/16 आ गया सीधा। 9 का रूट कितना हो गया 3, 16 का कितना हो गया 4, 3/4 पार्ट विल बी लेफ्ट आफ्टर द टाइम t इक्वल टू t बाय 2। ये इसका आंसर क्लियर है बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े और ले कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं किसी के ऊपर, और थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश किया करो, है ना। अगला एक क्वेश्चन और लिखिए, अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये भी पी बाई क्यू है ऐसा, रफ करें इसको बच्चों, लिख लिया, क्लियर है? A radioactive substance decay, a radioactive substance decay simultaneously two ways. Please. A radioactive substance decay in two ways simultaneously for alpha emission and beta emission. For alpha emission and beta emission. देखो तो सही, क्वेश्चन थोड़ा लिखा है पहले से। अल्फा एमिशन एंड बीटा एमिशन with the mean lives, with mean lives 61620 हो गया क्या? पिछली क्लास में कराया था, करा दिया था क्या? यस सर, करा दिया था क्या? चलो छोड़ो, ये तो होगा लास्ट क्लास में होगा 4549 का क्वेश्चन आता है। चलिए छोड़ो, छोड़ दीजिए इसको, हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बच्चों कुछ छोटी छोटी सी चीजें बची हुई है, जैसे मास डिफेक्ट क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस क्या होगा, ग्राफ कैसे बनता है, मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास डिफेक्ट का एनर्जी इक्वेशन क्या होगा, उन्हीं सब चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। और वापस से आ जाते हैं कि एक छोटा सा नया टॉपिक है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी समझिए जरा ध्यान से, क्या कहता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या कहता है?
न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। बच्चों अगर आप एक न्यूक्लियस को बहुत ध्यान से देखते हो, एक न्यूक्लियस को बहुत ध्यान से देखते हो, सुनिए ये न्यूक्लियस है, ये क्या है बच्चों? न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे सब कुछ। मैं कहूं अगर ये स्टेबल है, अगर ये स्टेबल है मतलब इसका डीके नहीं होगा, सुनो इसका डीके नहीं होगा, इसका डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है ना, उसको बैलेंस किया जा रहा है बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि अच्छा एक बात बताओ, ये जो न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगता है बिटवीन द प्रोटॉन्स, बिटवीन द प्रोटॉन्स। अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू कहीं ज्यादा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो ये डिसइंटीग्रेशन होता है। मैं अगर ये कहूं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ड्यू टू द ऑल द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, वो बैलेंस कर रहा है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स को, तो इसका डिसइंटीग्रेशन नहीं होने वाला। अगर इसका डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा तो बेटा ये कैसा रहने वाला है? स्टेबल रहने वाला है, स्टेबल रहने वाला है। जब ये स्टेबल कंडीशन में है तो इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, जो कि कैसा है बच्चों? अट्रैक्टिव इन नेचर है, जो कि कैसा है? अट्रैक्टिव इन नेचर है। अगर ये अट्रैक्टिव इन नेचर है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव होगा। अब अगर आप इस न्यूक्लियस को ब्रेक करना चाहते हो, इसको क्या करना चाहते हो? ब्रेक करना चाहते हो, तो आपको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी जो इस न्यूक्लियस को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। इसके अंदर जो भी न्यूक्लियस है वो सब क्या हो जाए? फ्री हो जाए। इनिशियली दे आर बाइंडेड विद द न्यूक्लियर फोर्स। इसके अंदर ये जो भी न्यूक्लियस है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू बाउंडेड है इनसाइड द न्यूक्लियस इन अ वेरी स्मॉल साइज वॉल्यूम। दिस न्यूक्लियस आर बाउंडेड। अगर आप इसको कुछ एनर्जी सप्लाई करते हो, और उतनी एनर्जी सप्लाई करते हो, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई टू ब्रेक द न्यूक्लियस, सो दैट कि इसके जो न्यूक्लियस है वो फ्री हो जाए, इसके न्यूक्लियस क्या हो जाए? फ्री हो जाए। दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी वी कॉल्ड एज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। उसी एनर्जी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। जब आप न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी सप्लाई करोगे किसी भी न्यूक्लियस को, तो उसके अंदर जितने भी न्यूक्लियस है, दे गेट फ्री फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस। बात समझ में आई? तो बात ये है, बाइंडिंग एनर्जी अगर किसी भी न्यूक्लियस की बहुत ज्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी किसी भी न्यूक्लियस की बहुत ज्यादा है, तो उसका मतलब ये है कि उस न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। उसका मतलब ये होगा कि वो न्यूक्लियस रिलेटिवली क्या है? स्टेबल है। और किसी भी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो उस न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए या उसके न्यूक्लियस को फ्री कराने के लिए आपको लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। इसका मतलब वो न्यूक्लियस रिलेटिवली क्या है? कम स्टेबल है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली पैरामीटर, और इट बिकम्स अ मेजर टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस, है ना? अब ये पैरामीटर कितना यूजफुल है, कितना नहीं है, क्या हमारे काम का, इसके ऊपर और धीरे-धीरे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतना सा बताया कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है। बाइंडिंग एनर्जी से आप क्या समझे कि अगर आपके पास इनिशियली कोई स्टेबल न्यूक्लियस है, स्टेबल न्यूक्लियस का मतलब ये हुआ बच्चों कि उस न्यूक्लियस के अंदर डिसइंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। डिसइंटीग्रेशन का जो बेसिक सा एक कॉज होता है वो होता है कि इम्बैलेंस ऑफ द फोर्सेस इनसाइड द न्यूक्लियस। दैट मींस अगर ये स्टेबल न्यूक्लियस है, तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है व्हिच इज मच हायर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, इसका वैल्यू ज्यादा है। तो इसलिए जो
प्रोटॉन्स है वो बाहर नहीं जा पा रहे, प्रोटॉन्स बाहर नहीं जा पा रहे तो ये इसके अंदर ही है, इसके अंदर ही है, तो न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन नहीं हो रहा, न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन नहीं हो रहा, तो ऐसे न्यूक्लियस को हमने क्या कहा, स्टेबल न्यूक्लियस कहा। बट अगर मैं चाहता हूं कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियस है they become free from the strong nuclear force of the nucleus, then I have to supply some energy just to break this nucleus. So that energy required to break the nucleus to get the nucleus free from the strong nuclear force of the nucleus, that energy that we call as nuclear binding energy. किसी भी न्यूक्लियस के लिए अगर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू ज्यादा है तो आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर है उस न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए, और किसी का कम है तो उसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जिसका कम है इसका मतलब है वो अनस्टेबल है थोड़ा सा, जिसका ज्यादा है वो स्टेबल, जिसका बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा स्टेबल। बात समझ में आई? तो लिखिए, हेडिंग लगाएंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। कुछ समझ में आया? यस सर। तो ऐसा लिखिए, मैं बोलता चल रहा हूं, आप लिख लीजिए। न्यूक्लियस इज स्टेबल, न्यूक्लियस इज स्टेबल, a nucleus is stable because strong nuclear force because strong nuclear force bond all the nucleons in a very small volume of a nucleus. ये हम स्टेबल न्यूक्लियस की बात कर रहे थे, इसके अंदर एक बार रिपीट कर देना सर। आई रिपीट 1 सेकंड। वैसे मैंने आपको पूरा समझा दिया है, आप चाहो तो तुम भी लिख सकते हो। मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूं। हमारे पास एक न्यूक्लियस है, अगर हम किसी स्टेबल न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, हम अनस्टेबल न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे हैं। अनस्टेबल तो अपने आप ही टूट जाएगा, अनस्टेबल तो अपने आप ही टूट जाएगा। मैं बात कर रहा हूं किसी स्टेबल न्यूक्लियस की। स्टेबल न्यूक्लियस का मतलब ये है बच्चों, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड विद द स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस। अब इसके इस प्रोटॉन के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, और जो नेट रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन होती है ना, रेडियली आउटवर्ड होता है। लेकिन ये इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन ये भी अट्रैक्टिव लगाएगा, ये भी अट्रैक्टिव लगाएगा, ये भी अट्रैक्टिव लगाएगा, ये प्रोटॉन की अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये प्रोटॉन की अपनी तरफ अट्रैक्टिव करेगा, और इन सारे न्यूक्लियस की वजह से इस प्रोटॉन के ऊपर जो नेट स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, उस नेट स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स का जो वैल्यू है, उस नेट दिस इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये मान लो कि इधर नेट स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, दिस इज द नेट स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स ड्यू टू ऑल द न्यूक्लियॉन्स, ड्यू टू ऑल द न्यूक्लियॉन्स। तो क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स तो चार्ज इंडिपेंडेंट है ना, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन से भी कोई मतलब नहीं है, तो सबके ऊपर लगेगा अगर कोई 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी पे है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। अगर इसका वैल्यू इससे ज्यादा है, अगर दिस बिकम्स ग्रेटर देन दिस, अगर ये जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है ना, इसका वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा हो जाए, तो ये प्रोटॉन बाहर नहीं जाने वाला। प्रोटॉन के कोई भी अगर सारे न्यूक्लियस के ऊपर हर न्यूक्लियर के ऊपर हर न्यूक्लियन के ऊपर हम ये बात करें तो कोई भी पार्टिकल ये प्रोटॉन बाहर नहीं जाएगा, तो ये स्टेबल है। बट मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो न्यूक्लियस है which are inside the nucleus, proton or neutron, मैं ये चाह रहा हूं they become free from the strong nuclear force of the nucleus, then I have to supply some amount of energy just to make them free from what? Free from the strong nuclear force of the nucleus. So the total amount of energy आप समझ गए होंगे यार, 50 बार तो मैंने बोल दिया। total amount of energy required to supply to break a nucleus so that its nucleus become free from the strong nuclear force of a nucleus. That energy we called as nuclear binding. Energy.
या फिर हम ऐसा कहें, अगर किसी भी न्यूक्लियस का न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी मुझे पता है, तो उतना एनर्जी अगर मैं किसी न्यूक्लियस के लिए दूंगा ना, तो वो न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा, उसके न्यूक्लियॉन्स फ्री हो जाएंगे। बात समझ में आई? अगर आपके पास x और y दो न्यूक्लियस है, ये दो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस x और y, इसका बाइंडिंग एनर्जी मैंने कहा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका बाइंडिंग एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज अनस्टेबल, more unstable relative to x, इसका एनर्जी 10, इसका बाइंडिंग एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इट इज more stable relative to y. बात समझ में? So from here we can conclude that nuclear binding energy is also a parameter just to check the stability of a nucleus. ये सब मैं बोला था, ये सब तो मैं बोलता, अगर आप लोग समझ चुके हो तो मैंने क्या क्या बोला है, तो आप उसको फटाफट से लिख सकते हो, जो जो मैंने बोला है लिख लिया सर। मैंने समझ गए ना पूरी कहानी? लगा नहीं क्या लिख लिख लिया बच्चों, जो जो मैंने बोला है कि लिखा है? लिख लिया। अब लिखाना तो पागलों वाली बातें हो जाएगी। समझ में आया? क्लियर है? और समझो इसको, और समझो, और समझिए थोड़ा सा ध्यान से। न्यूक्लियर एनर्जी को थोड़ा सा और सिग्निफिकेंटली समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके पास ये कोई स्टेबल एलिमेंट है, दिस इज अ स्टेबल एलिमेंट Z X, तो ये आपके पास कोई एक एलिमेंट है। अभी मान लो ये स्टेबल कंडीशन है, ये किसमें है? स्टेबल कंडीशन में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियस हैं, दे आर स्ट्रांगली बाइंडेड विद द स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, दे कैन नॉट कम आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब आपने क्या किया, इसी एलिमेंट को कुछ एनर्जी सप्लाई की, कुछ एनर्जी सप्लाई की। मैंने कहा जब ये एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी की, बाइंडिंग एनर्जी, जब ये एनर्जी जो आपने इस एलिमेंट को सप्लाई की है, इस एलिमेंट को सप्लाई की है, तो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस एक्स, इसके न्यूक्लियस एक्स जो भी है आपका एलिमेंट है। तो क्या होगा बच्चों, ये न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, इसके न्यूक्लियस फ्री हो जाएंगे, इसके अंदर जितने भी प्रोटॉन है वो अलग हो जाएंगे, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बाहर हो जाएंगे, प्रोटॉन्स बाहर हो जाएंगे, प्लस a माइनस जेड न्यूट्रॉन्स ये अलग हो जाएंगे, इतने ही तो होंगे, a माइनस जेड न्यूट्रॉन्स अलग हो जाएंगे। बात समझ में आई? मतलब अगर आप किसी भी स्टेबल न्यूक्लियस को कुछ एनर्जी देते हो और वो एनर्जी का वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होगा, तो वो न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा, उसके न्यूक्लियस फ्री हो जाएंगे, किससे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो भी न्यूक्लियस का था, तो प्रोटॉन अलग हो गए, न्यूट्रॉन अलग हो गए, न्यूक्लियस आपके फ्री हो गए। तो उसी एनर्जी को, कितनी एनर्जी दें? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई जस्ट टू मेक द न्यूक्लियस फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स। बात समझ में आई है? अब अच्छे से क्लियर है? और छोटा सा पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं, अगर बाइंडिंग एनर्जी हायर द बाइंडिंग एनर्जी तो न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल, so we can conclude that binding energy P is a parameter, किसका पैरामीटर है? Just to measure the stability, is a parameter to measure of stability of what? Stability of nucleus। बात समझ में आया ना? लिख लीजिए,
आई होप कि अब आपको न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में एक प्रॉपर आइडिया मिल गया होगा और आपको ये चीजें समझ में भी अच्छे से आ गई होंगी। आप अपनी लैंग्वेज में इसको जैसे चाहे लिख सकते हैं, बाकी लिखा तो टॉपिक में भी बहुत अच्छा है। बात समझ में आई? बच्चों और थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत कुछ चीजें आप अच्छी अच्छी सीखने वाले हो। इसको मैं रफ कर दूं, रफ कर दूं बेटा? यस सर। बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और थोड़ी सी चर्चा करते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। हम देखते हैं कि न्यूक्लियस बनता कैसे, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। मेरी बात पहले सुन लो, बाद में लिख लेना। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं कि न्यूक्लियस का जो निर्माण है वो किस तरह से होता है। मान लो आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है ZX, एक एलिमेंट है ZX, ये आपका कोई एक एलिमेंट है, इट इज एन एलिमेंट ZX है। अब इस एलिमेंट में इसका जो न्यूक्लियस है, इट्स न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ क्या क्या रखता है इसका न्यूक्लियस? प्रोटॉन होगा और इट्स न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ Z, इतना तो प्रोटॉन्स होगा, प्लस एंड A माइनस Z। अब पता है न्यूक्लियस किस तरह बना होगा? अगर इस न्यूक्लियस का न्यूक्लियर रिएक्शन देखते हो तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। Z प्रोटॉन होंगे आपके पास, सुनना बहुत ध्यान से, Z प्रोटॉन होंगे प्लस A माइनस Z न्यूट्रॉन होंगे, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों मिले Z प्रोटॉन A माइनस Z न्यूट्रॉन, इन दोनों ने मिलकर एक सिंगल न्यूक्लियस बनाया। क्या बनाया? सिंगल न्यूक्लियस बनाया। ये सिंगल न्यूक्लियस it is a more stable form, than the nucleons, than the free nucleons, मतलब आपके पास मान लो, इमेजिन करते हैं ऐसा कुछ कि Z नंबर ऑफ प्रोटॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं? 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन, 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन इकट्ठे हो गए, उन्होंने क्लोरीन बना लिया 35। क्या बनाया? क्लोरीन बना लिया। तो प्रोटॉन अकेले घूम रहे थे, न्यूट्रॉन अकेले घूम रहे थे, वो दोनों इकट्ठे हुए, उन्होंने क्लोरीन का न्यूक्लियस बना लिया। उस क्लोरीन के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन है। तो अब ये जो क्लोरीन का न्यूक्लियस बन गया ना, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस इट इज अ मोर स्टेबल फॉर्म। किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल है? ये जो फ्रीली घूम रहे थे 17 और ये 18, इनके रिस्पेक्ट में ये ज्यादा स्टेबल है। तो जब ये मान लो, आपने थोड़ा बहुत तो केमिस्ट्री पढ़ा होगा, जब आपका प्रोडक्ट इन एनी रिएक्शन व्हेन द प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड एनर्जी इज, समझना ध्यान से। तो यहां से जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है अल्टीमेटली ये क्या है? ज्यादा स्टेबल आया ना। ये तो आपके न्यूक्लियन दिए, ये तो आपके फ्री न्यूक्लियंस थे, ये तो आपके न्यूक्लियस थे। इन न्यूक्लियन से मिलकर एक प्रोडक्ट बना। ये प्रोडक्ट आपका न्यूक्लियस है, स्टेबल न्यूक्लियस है, इट इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द न्यूक्लियस। और जब ये ज्यादा स्टेबल है तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली एक्सोथर्मिक रही होगी, और इस प्रोसेस में एनर्जी क्या हुआ है? अभी रुक जाओ, पूरी कहानी स्टार्ट खत्म हो जाए, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। एनर्जी क्या हुई है? रिलीज हुई है। एनर्जी क्या हुई है? अब इसका पूरे का जो धीरे धीरे जब मास डिफेक्ट पढ़ोगे ना, तब जाके ये पूरी का पूरा सीक्वेंस समझ में आएगा कि हुआ क्या।
अभी तो बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे कि एनर्जी कहां से आई, क्या हुआ, लेकिन जब आप लास्ट तक पढ़ोगे ना तब आपको डाउट जो है ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। वापस से देखिए, आपके पास सपोज करो एक एलिमेंट है ZX है, तो इसके न्यूक्लियस में Z नंबर प्रोटॉन होंगे, कितने A - Z न्यूट्रॉन होंगे। ये फ्रीली थे, अगर ये फ्री है Z प्रोटॉन A - Z न्यूट्रॉन, इन्होंने मिलकर एक सिंगल न्यूक्लियर बनाया ZX से। सो दिस सिंगल न्यूक्लियर इट इज मोर स्टेबल देन द फ्री न्यूक्लियस। और जब ये बना तो इन्होंने कुछ एनर्जी को क्या किया, रिलीज किया। इन्होंने कुछ एनर्जी को क्या किया, रिलीज किया। कुछ एनर्जी को क्या किया, रिलीज किया। तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ मास बात करते हो, इसका मास कुछ भी होगा mp, इसका मास कुछ भी होगा, आपने कहा इसका मास जनरली कितना होगा A - Z, इसका मास mp होगा, मास ऑफ प्रोटॉन्स। ये Z किसको रेफर कर रहा है, प्रोटॉन को तो रेफर कर रहा है, तो इसको हमने बोल दिया प्रोटॉन्स। और ये कितना हो गया A - Z, ये क्या आ जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहां से आपने जो बनाया ना, यहां से जो आपको बना है, ये एक सिंगल न्यूक्लियस बना है, इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। मैंने क्या बोल दिया mx प्लस एनर्जी, प्लस क्या निकला बेटा, एनर्जी रिलीज हुई। तो इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर इसका एटॉमिक नंबर Z है तो ये Z हो जाए ZHP प्लस A - Z Mn into that this is the final product, stable product M is the mass of the nucleus, and in this particular reaction energy is released. This reaction is what we call as nuclear reaction. अभी इतना थोड़ा सा और खत्म नहीं हुई है कहानी, न्यूक्लियर रिएक्शन। बात समझ में आई? लिखो, अभी ये पूरा खत्म नहीं हुआ, मतलब यहां तक लिखते चलो। इसका जो फाइनल कंक्लूजन है वो जब मैं आपको मास डिफेक्ट पढ़ाऊंगा उसके बाद समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। This is the nuclear reaction for the formation of element X. बात समझ में आई? अभी थोड़ा सा एक बार तो वापस से बताता हूँ। स्पेशल जेड प्रोटॉन्स है ना, तो अलग अलग फ्री हो रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं आपने बताया। सर उनके पीछे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक वो रिपल्शन लगेगा। सर इतने पास आएंगे भी तो न्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियस से बन पाएंगे, सर वो कैसे बनेंगे? उसके लिए तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, वो दूर रिपल्शन होंगे, प्रोटॉन्स दूर जाने पास कर सकते न्यूक्लियस के, मतलब न्यूक्लियस बनेगा कैसे? माइक्रोस्कोपिक। देखो अभी इसमें ये पूरी कहानी खत्म नहीं हुई, इसके पैरेलल हम लोग नीचे लिखते चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे। तो जब हम बात करते हैं किसी भी एक न्यूक्लियस का, मान लो कोई भी न्यूक्लियस रैंडमली आपके पास ऐसा कोई न्यूक्लियस हो ZX है, तो आपने कहा इसके अंदर कुछ तो प्रोटॉन होंगे और कुछ न्यूट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन का जो नंबर है वो Z है, न्यूट्रॉन का नंबर है जो A - Z। इसके हम
ध्यान से देखिए, एक बार वापस से बता रहा हूँ पूरा फॉर्मेशन। अगर आपके पास एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर इतने न्यूक्लियॉन्स हैं, इतने न्यूक्लियॉन्स हैं, तो जनरली फॉर्मेशन कैसे होता है, ये Z ऑफ P प्लस A माइनस Z ऑफ, ये क्या है जनरली न्यूट्रॉन, ये बेटा मिलके बनाए एक एलिमेंट को, इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कहां से आई एनर्जी, कैसे आई एनर्जी, कितनी एनर्जी होगी, क्या काम की है। इसको हमने कहा कि आपका एक एलिमेंट बना, दिस इज मोर स्टेबल एलिमेंट, मोर स्टेबल देन द फ्री न्यूक्लियस, दीज आर द फ्री न्यूक्लियस। अगर हमने इसको इन टर्म्स ऑफ मास डिफाइन किया तो मैंने कहा ये mZ था, ये आ गया m a माइनस Z mn, और इसका जो मास होगा वो हमने एक सिंगल मान दिया mx, और कुछ एनर्जी निकली, कुछ एनर्जी निकली। तो एग्जैक्टली पता है क्या है, ये जो एनर्जी जो निकली है ना, ये एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी ही होती है। जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई है, ये एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है। सुनिए, इनके पास में एनर्जी थोड़ी ज्यादा थी, इनके पास में एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा थी, एनर्जी को कुछ रिलीज किया, एनर्जी को कुछ रिलीज किया, ज्यादा एनर्जी तभी तो अनस्टेबल थे, ज्यादा एनर्जी तभी तो अनस्टेबल थे, कुछ ज्यादा एनर्जी थी, कुछ हाई अमाउंट का एनर्जी था, कुछ एनर्जी को रिलीज किया, कुछ एनर्जी को रिलीज किया, एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई तो ये पास आए, एक स्टेबल फॉर्म का एक न्यूक्लियस बन गया जिसको आपने x कहा। और कितनी एनर्जी रिलीज की, अगर आप उतनी एनर्जी वापस से दे दोगे तो ये वापस से फ्री हो जाएगा। अगर आप इतनी एनर्जी वापस से दे दोगे तो ये जो एनर्जी होती है ना, बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी के बराबर ही होती है जो यहाँ से निकली। अभी समझते चलना पूरी कहानी, बाइंडिंग एनर्जी की कैलकुलेशन भी आएगी। तो आपके पास एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन फ्री थे तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म में, बहुत ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म में, और इस अनस्टेबल फॉर्म से जब आपका एक न्यूक्लियस बनता है तो न्यूक्लियस इन फ्री न्यूक्लियन के रिस्पेक्ट में, दीज आर द फ्री न्यूक्लियंस, दीज आर द फ्री न्यूक्लियंस, इन फ्री न्यूक्लियन के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस बहुत स्टेबल फॉर्म होती है। कैसी फॉर्म होती है, बहुत स्टेबल फॉर्म होती है। तो ये जो बहुत स्टेबिलिटी जिसने अचीव की है ना, इन्होंने अपनी एक्सेसिव एनर्जी को रिलीज करके स्टेबल फॉर्म में आए। तो जो एनर्जी इन्होंने रिलीज की वो एनर्जी क्या बनी, बाइंडिंग एनर्जी। वापस से इसको आप उतनी एनर्जी दे दोगे तो ये वापस से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, वापस से फ्री न्यूक्लियस बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, अगर आप किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करो तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मास कैसी है, दिस इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन, मेरी बात ध्यान से चलना, दिस इज द न्यूक्लियर रिएक्शन of a element x, of a element x, क्या बनी, mZp a minus z mn into x, है ना। अब यहाँ पे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे न्यूक्लियर फिजिक्स के जितने भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया, बहुत एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, और कंक्लूजन क्या था कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, ये जो न्यूक्लियस जो बन रहा है, इसका मास इन दोनों के मास से कम, इसका मास इन दोनों के मास से कम। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, हजारों एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये पाया, इट इज कंक्लूडेड आफ्टर थाउजेंड ऑफ एक्सपेरिमेंट कि ये जो आपका न्यूक्लियस बन रहा है, ये जो स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, इसका ये जो मास है mx, जिस mx इट इज लेस देन दैट ऑफ, किससे कम है, इनके मास से कम, यानी कि इट इज लेस देन दैट ऑफ व्हाट, मास ऑफ m of Zp प्लस a टाइम्स ऑफ a माइनस z टाइम्स ऑफ m, ये इससे कम, ये क्या आया, कम आया। तो उन्होंने कहा कि यार ये कितना कम आया, उन्होंने कहा कि ये कितना कम आया, उन्होंने इसको कैलकुलेट किया, तो ये जितना मास में डिफरेंस आ रहा था ना, ये सुनना भी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई, आपको एकदम पूरा सीक्वेंस में आएगा समझ में। उन्होंने इसको कैलकुलेट किया, ये जो x एक स्टेबल न्यूक्लियस बना, इस स्टेबल न्यूक्लियस का जब मास कैलकुलेट किया गया था तो इन दोनों के मास के बराबर नहीं आया,
there was some difference in the mass of this reactant in the product. This difference in the mass we generally called as mass defect. उसी को हमने क्या कहा? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का मतलब क्या है कि कुछ मास इस रिएक्शन में डिसअपियर हो गया, कुछ मास क्या हो गया इस रिएक्शन में डिसअपियर हो गया, जो हो ही रहा था, ये तो हो ही रहा था, ऐसा हर एक एक्सपेरिमेंट में हर एक ऑब्जर्वेशन में हुआ। तो उन्होंने कहा कि जब भी कुछ प्रोटॉन और कुछ न्यूट्रॉन मिलके एक न्यूक्लियस बना रहे हैं ना, तो न्यूक्लियस में इस प्रोसेस में हमेशा मास डिफेक्ट होगा। ये मास कुछ ना कुछ मास का कुछ पार्ट डिसअपियर हो रहा है। क्या हो रहा है? लेकिन बच्चे को पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन, जब कुछ ना कुछ मास निकलेगा तो एनर्जी बनेगी, और वो एनर्जी इक्वल टू mc स्क्वायर के बराबर होगी। तो यहां से कितनी एनर्जी बनेगी? जितना मास घटा है, जितना मास डिसअपियर हुआ है, और उस डिसअपियर मास को ये क्या कह रहे हैं? मास डिफेक्ट। तो यहां से जो एनर्जी निकली है, जो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होगी, ये बाइंडिंग एनर्जी के बेसिकली मास डिफेक्ट को आपने डेल्टा m कहा। क्या ये बाइंडिंग एनर्जी बाय द अल्बर्ट आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन, तो ये एनर्जी जो होगी ये डेल्टा mc स्क्वायर के बराबर होगी। डेल्टा यहां पे क्या है? मास डिफेक्ट होगा, आया ना? अरे बहुत ज्यादा, बहुत भारी एनर्जी। देखो तो ये मास डिफेक्ट क्या होगा? अगर आप इस मास डिफेक्ट को एग्जैक्टली कैलकुलेट करते हो तो ये मास डिफेक्ट क्या होगा? z किसका? प्रोटॉन का, प्लस a टाइम a माइनस z किसका? न्यूट्रॉन का, माइनस किसका मास? दिस इज व्हाट? दिस इज द मास डिफेक्ट। ये वो मास है that disappears in the reaction and this mass again appears in terms of energy। ये मास ये जो यहाँ पे एनर्जी के रिस्पेक्ट में बाहर आ रहा है, मास का तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट हुआ, इसी जो मास का जो पार्ट जो एलिमिनेट हो गया, जो रिड्यूस हो गया, जो डिसअपियर हो गया, इसी को आपने मास डिफेक्ट कहा। ये मास ही बाद में कन्वर्ट हो रहा है किसमें? दिस मास इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द एनर्जी, दिस मास इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द एनर्जी। एनर्जी के अंदर रहती है, कुछ भी कहीं भी आ जा नहीं रहा, ट्रांसफॉर्म इनटू द एनर्जी, into the energy. This mass transformed into the energy by the Albert Einstein energy mass equation, that is delta E। delta E कितना होगा? delta mc square, delta mc square। बात समझ में? और ये जो एनर्जी होगी ये एग्जैक्टली किसके बराबर होगी? बाइंडिंग एनर्जी। किसके बराबर होगी? डेल्टा। हां, एनर्जी में डिफरेंस आएगा। ये जो एनर्जी क्रिएट होती है इसको हम डेल्टा E से लिखते हैं। आप इससे लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं, ये नहीं आ रहा है समझ में? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? दिस इज द मास डिफेक्ट, दिस इज द मास डिफेक्ट। यानी कि मास डिफेक्ट को आप और भी और थोड़ा सा लिख सकते हो, तो मास दैट डिसअपियर इन द रिएक्शन अगेन इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या ये पूरा समझ में आया? अभी सुनो, भी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी इसको कैलकुलेट करने वाले हैं कि कितना बाइंडिंग एनर्जी होने वाला है। तो मास डिफेक्ट क्या है? मास दैट disappear in reaction and transform into the form of energy, and transform into the form of energy, into the form of energy, into the form of energy, that is the mass difference। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब मेरी बात ध्यान से सुनते चलना, छोटी छोटी चीजें बताने वाला। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जी मीन्स यू नीड टू बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है पूरा टॉपिक। जो बच्चे बोर्ड में हैं, 12th में हैं अभी इस साल, और जिनका सीबीएसई का पेपर है, वो वापस से सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके सीबीएसई का सैंपल पेपर चेक करें।
एक चीज तो आपको समझ लेनी चाहिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट बहुत पहले ही ला चुकी है, अब वो इम्प्लीमेंट हो गई। और आज के न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ था कि फ्रॉम द 2023 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी को कंप्लीटली इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो अब आप अगर सोच रहे हैं कि कन्वेंशनल पेपर हो पहले की तरह, डेरिवेशन कर दो 5 नंबर का है, इसका डेरिवेशन कर दो 10 नंबर का है, वैसा नहीं होगा। नाउ द पैटर्न इज कंप्लीटली चेंज। अब क्वेश्चन आपको रटे रटाए वाले नहीं आने वाले, कि जैसा नहीं होता था पहले कि ये बुक है, इसमें 10 साल के पेपर है, इन्हीं में से पूरा पेपर सेट बनेगा, ऐसा नहीं है। अब टेक्निकल क्वेश्चंस आने वाले, इनोवेटिव क्वेश्चंस आने वाले, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन आने वाले, जो आप डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, पढ़ना तो पड़ेगा, अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी की लाइन इटसेल्फ का क्वेश्चन हम तो निकल जाएंगे। हाँ, तुम लोग निकल गए, खुशकिस्मत हो। जिन लोगों ने एनसीईआरटी का अभी सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज नहीं किया है, वो प्लीज सैंपल पेपर को चेक करें। आप पाओगे कि अप्रोक्सीमेटली 45% क्वेश्चन आर इजी, 20 to 25% क्वेश्चंस आर द मॉडरेट लेवल, जिनमें थोड़ा सा इनोवेटिव थॉट प्रोसेस लगेगा। कुछ क्वेश्चन एकदम टेक्निकल थिंकिंग के, आपको खुद ही इमेजिन करना पड़ेगा। ऐसा आपने टर्म मन में भी देखा था, जो बच्चे इस बार पेपर दिए हैं। अब आपका है ना, जैसे फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना, ये उतना इट्स नॉट नाउ एवरीवन कप ऑफ टी। पहले तो 100 में से 100 किसी भी आ जाते थे, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज होने वाला है। वापस से देखते हैं मास एनर्जी बैलेंस, मास एनर्जी मास एनर्जी। बच्चों, जितने भी एटॉमिक और न्यूक्लियर मास है, जितने भी एटॉमिक और न्यूक्लियर मास है, ये जनरली कैलकुलेट किए जाते हैं एएम, इसमें एएम 1 एएम एटॉमिक मास यूनिट। जनरली इसको और 1 यूबी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 1 यूबी लिख देते हैं। और ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इट इज 1.65 × 10⁻27 केजी। कितना होता है? 1.65 × 10⁻27 केजी। मतलब जनरली ऑल द एटॉमिक एंड द न्यूक्लियर masses they are measured in terms of AMU. All atomic and the nuclear masses are measured in terms of AMU. AMU is the abbreviated form of atomic mass unit. Atomic mass unit. कभी-कभी तो आपको AMU मिल जाएगा, नहीं फिर जनरली 1 U मिलेगा, which is equivalent to 1.65 × 10⁻27 kg। 1.65 × 10⁻27 kg। मान लो आपको कोई न्यूक्लियर रिएक्शन दी है, क्या दी है? न्यूक्लियर रिएक्शन दी है, और उस न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा बोला है कि 1 AMU, कितना? 1 AMU इज द मास डिफेक्ट। अगर किसी हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें, इफ इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन 1 AMU is the mass defect, तो इस मास डिफेक्ट की वजह से कुछ ना कुछ तो एनर्जी बनेगी। आपने कहा वो एनर्जी कितनी हुई? मैंने कहा डेल्टा E = डेल्टा mc², और डेल्टा m मास डिफेक्ट कितना है आपका? 1 AMU। कितना है बच्चों? 1 AMU। 1 AMU का वैल्यू कितना है? 1.65 × 10⁻27, और c का वैल्यू कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, इसका स्क्वायर। यहां से आपको एनर्जी किसमें मिलेगी? जूल में। यहां से आपको एनर्जी किसमें मिलेगी? जूल में। अगर आप इसको डिवाइड करा देते हो, अगर आप इसी टर्म को डिवाइड करा देते हो 1.6 × 10⁻19, तो ये एनर्जी आपको किसमें मिलेगी? इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी आपको किसमें मिलेगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ये पूरी तामझाम जब करोगे, ये सब कैलकुलेट करोगे, स्टैंडर्ड है, आपको भी याद होना चाहिए, तो आपको मिलेगा 931.5 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
यानी कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन। मतलब सुनिए, अभी सुनो भी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है। मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई, इतना तो आपको पता है कि जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, यानी कुछ प्रोटॉन और कुछ न्यूट्रॉन मिलके एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाएंगे, इन दैट प्रोसेस देयर विल बी सम मास डिफेक्ट, कुछ ना कुछ क्या होगा, मास डिफेक्ट होगा। मैंने कहा अगर आपको 1 AMU को पता हो, मास डिफेक्ट 1 का निकाल लो, यूनिटरी मेथड तो ये कहता है, तो कितना मास डिफेक्ट हुआ है, उस मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी जनरेट होगी वो आप निकाल सकते हो, और जो एनर्जी जनरेट हो रही है वही एनर्जी उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। यस सर। आया ना? हाँ। तो हमने कहा कि भैया जनरली जितने भी मास होते हैं, न्यूक्लियर मास, एटॉमिक मास, दे आर रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट, और इसको 1 यूवी लिखते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1.65 into 10 की पावर -27 kg। जब इतना AMU होता है, एक AMU की करस्पॉन्डिंग कितना मास होता है, बहुत स्मॉल है, 1.65। अगर किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में 1 AMU इज द मास डिफेक्ट, कितना मास डिफेक्ट है, एक का आपने कैलकुलेट कर लिया, 1 AMU मास डिफेक्ट है, तो उस एक 1 AMU के करस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी रिलीज होगी, करस्पॉन्डिंग टू 1 AMU, हाउ मच इज द एनर्जी रिलीज, आपने कहा डेल्टा mc², डेल्टा m कितना है, 1 AMU, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU, 1.65 to 10 to the power -27, what is the value of c, speed of light 3 into 10 to the power 8, इसका स्क्वायर, यहां से जूल मिलेगा, यहां से किसमें मिलेगा, जूल में, डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power -9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां से किसमें मिला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यहां से किसमें मिला, कितना आएगा, 931.5 into 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना हो गया, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है क्या? बहुत सिग्निफिकेंटली हाई एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जी है भैया। सोचो इतना सा मास, कितना सा 1.65 into 10 की पावर -27 इतना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। सोचो अगर 1 kg मास डिफेक्ट हो, 1 kg अगर मास डिफेक्ट हो, दुनिया तबाह हो जाए। इस मास का कोई वैल्यू नहीं है, 0.00000, ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। सोचो कितना हाई एनर्जी, बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़े। समझ में आया? रफ करें इसको। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। क्या बोलते हैं? हो गया? देख लिया? रफ करें इस पूरे को। अच्छा एक बात बताओ, 2 आदमी हैं, एक है ए, एक है बी, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने इनिशियल कॉस्ट लगाई होगी तभी बिजनेस स्टार्ट हुआ। और मान लो ए को जो प्रॉफिट हुआ वो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का, 100, और बी को जो प्रॉफिट हुआ वो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितना? 1 लाख। किसका प्रॉफिट ज्यादा? बी का। लेकिन ये इलॉजिकल है, जनरली परसेंटेज देखा,
जनरली क्या देखा जाता है? परसेंटेज। मैं कहूँ अगर ए ने 10 रुपए लगाए, कितने रुपए लगाए? 10 रुपए लगाए, और 10 रुपए से उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 100। और मैं कहूँ बी ने 1 लाख रुपए लगाए, चाहे मैं कहूँ 10 लाख रुपए लगाए, ये 1 करोड़ रुपए लगाए, तो इसका परसेंटेज तो बहुत कम हो गया, इसका परसेंटेज तो बहुत कम हो गया। मतलब जो चीजें दिखती है वो उतनी आसान है नहीं, तो इसका परसेंटेज ज्यादा है। ऐसे ही बाइंडिंग एनर्जी, मेरी बात सुनना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। बाइंडिंग एनर्जी एक पैरामीटर तो है, बाइंडिंग एनर्जी एक पैरामीटर है जस्ट टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, बट इट इज नॉट अ एग्जैक्ट पैरामीटर। इससे आपको थोड़ा सा सही आइडिया नहीं मिलता, आप डेविएट हो सकते हो। क्या हो सकते हो? डेविएट हो सकते हो। देखना कैसे। अब हम एक सही पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि कौन सा न्यूक्लियाई, अगर हमें 2 न्यूक्लियाई के बारे में पता है तो कौन ज्यादा स्टेबल है। उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। क्या कैलकुलेट करते हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। Why this binding energy per nucleon is calculated? The single purpose is just to compare the stability of the different nuclei. मेरी बात सुनिए, ये एक्सिस्टेंस में क्यों आया? Just to compare the stability of, just to compare the stability of different nuclei। आप कहोगे सर क्यों जरूरत पड़ी? मैंने कहा बेटा जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी थी ना, जो बाइंडिंग एनर्जी थी उससे हमको सही आइडिया नहीं मिल रहा, वो बाइंडिंग एनर्जी को डेविएट कर रही है। अब मैंने कहा क्या करना पड़ेगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी, इसको जनरली BEN से लिखते हैं बच्चों, इससे लिखते हैं BEN से लिखते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है? दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय द मास नंबर, divided by the mass number. Mass number is the total number of nucleon. It is binding energy of element with respect to mass number. Mass number is the total number of nucleons. Mass number. यानी कि आप इसको इसे डिफाइन करते हो BE. This is the binding energy A. This is what? Binding energy क्लास का टाइम हो गया, थोड़ी सी देर और रह गई बस। बस अभी खत्म कर दो। अब सुनो जरा ध्यान से, BE by A, BE by A, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसको हम ऐसा लिखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। So this binding energy per nucleon is binding energy। Binding energy कितनी होती है? डेल्टा MC स्क्वायर डिवाइडेड बाय A, डिवाइडेड बाय A। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है this is the energy required, this is the energy required to remove one nucleon from the nucleus। This is the energy, this is the energy required, this is the energy required to remove one nucleon from the nucleus, from the nucleus। अब आपको ये पूरी चीज समझ में आएगी। एक छोटे से एग्जांपल देखिए, बस एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल से हम ये क्लास खत्म कर देंगे। बस छोटा सा एग्जांपल। ये भी जल्दी आपको मिल जाएगा। नहीं 7:30 नहीं आ रही मेरी 7:30 तक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इक्वल टू डेमो में 7:30 इसका चलिए कोई ना और ये सर है क्या वापस से
इसको तो चलने दो, बात करता हूं। लिख लिया बच्चों, समझ में आया? अब देखो इसको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियो, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी से हमें न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में एक सही आइडिया नहीं मिल रहा था। कैसे नहीं मिल रहा था, जरा ध्यान से देखना। मान लो बच्चों आपके पास दो न्यूक्लियाई है, डिफरेंट है। एक आपके पास आयरन का है और एक बिस्मथ का है। एक किसका है? मान लो बाइंडिंग एनर्जी, मैं ऐसा कहूं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयरन, क्या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयरन जनरली 492.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है आयरन के लिए। किसके लिए? आयरन के लिए इतना होता है। अगर आप ऐसे ही बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करें, देखें किसके लिए? बिस्मथ के लिए। किसके लिए? तो बिस्मथ के लिए 1640 होती है, 1640 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इन दोनों डाटा को कंपेयर करते हो तो बाइंडिंग एनर्जी किसका ज्यादा है? इधर देखो बेटा, बाइंडिंग एनर्जी किसका ज्यादा है? 1640, यानी कि बिस्मथ का। यानी कि आपको समझ में आना चाहिए कि बिस्मथ ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में? आयरन के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली आयरन को देखो तो आयरन का जो मास नंबर होता है वो कितना होता है? 56, और बिस्मथ का जो मास नंबर होता है वो कितना होता है? 208 या 9 के आसपास होता है, लगभग 209 होता है बिस्मथ का। तो ये आयरन है, ये बिस्मथ है, 209। अगर आप यहां से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करते हो तो बच्चों ये आएगी 492 डिवाइडेड बाय 8। इसका मास नंबर कितना है? 56। कितना है? 492.8 डिवाइडेड बाय 56 करना, लगभग 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बिस्मथ पर न्यूक्लियन तो ये आएगा 1640 डिवाइडेड बाय इसका मास नंबर कितना है बच्चों? 209, यानी कि ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7.84। अब बताओ किसमें से न्यूक्लियन को निकालना ज्यादा आसान है? बिस्मथ में से। अरे ना भाई, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। अच्छा आसान है। This is the energy required to remove one nucleon from nucleus। इसका बच्चों इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये बता रहा है कि आयरन में से एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए, आयरन के न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए आपको 8.8 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगा, और बिस्मथ में से एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए 7.84 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगा। तो ज्यादा आसान किसका है? बिस्मथ का। अच्छा अगर आप इन दोनों का बाइंडिंग एनर्जी देखते हो तो किसका ज्यादा आसान लग रहा था? आयरन का। लेकिन देखने में जो चीजें होती है वो एग्जैक्टली वैसी नहीं होती है। अब यहाँ से आपको पता चला एग्जैक्टली कौन ज्यादा स्टेबल है? आयरन है ना। तो आयरन इज मोर स्टेबल। आयरन इज द, आप ऐसा कह सकते हो आयरन पूरी जो पीरियोडिक टेबल है ना, आयरन पूरी पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल आयरन ही है, क्योंकि आयरन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है। आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ बनाओगे तो एक अजीब सा ग्राफ बनेगा। उस ग्राफ के अंदर आपको पता चलेगा कि बाइंडिंग एनर्जी which is corresponding to 56 at mass number, ये बाइंडिंग एनर्जी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसका है? आयरन। तो आयरन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। क्यों यूज किया? जस्ट टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी हमें प्रॉपर आइडिया देता है कि कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल है कि नहीं है। अगर आपको दो न्यूक्लियस दे दिए जाएं x और y और आपको बोला जाए कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप उनकी बाइंडिंग एनर्जी नहीं देखोगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखोगे। क्या देखोगे बेटा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। दिखने में तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है,
लेकिन जब आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट कर रहे थे तो फेरस आयरन की ज्यादा आ गई, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी कम है वो कम स्टेबल है। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इट इज जस्ट टू calculate, just to measure or just to compare two different nuclei। और क्या मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी स्टेबिलिटी को मेजर कर रहे हैं। बेसिकली क्या है, इट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पूरी कहानी खत्म। इससे यहाँ से ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ मास बैलेंस और एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यहाँ से नीट का एग्जाम हो, जे का एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, क्वेश्चंस पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द बोर्ड आल्सो।